तो देवियों और सज्जनों, हम खेल रहे थे क्या, कंसाइनमेंट। तो मैंने लास्ट में होमवर्क दिया था आपको। यस, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 दिया था, आप लोग मैच कर लेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 31 में EXE X sent on 1st July 16 to Y goods costing 50,000 and spent rupees 1,000 on packing etc. EXE sent on 1st July to Y goods costing 50,000. Consignment to goods कितना 50,000 रफली करवा रहा हूं, बिल्कुल एकदम गंदा गंदा। कंसाइनमेंट टू कैश बताओ डायरेक्ट कितना है 1,000। नंबर 3 फिर कहते हैं वाई रिसीव द गुड्स एंड सेंट इज एक्सेप्टेंस टू वाई। क्या बात है, ये वाली बात हो गई, शायद इसमें अटक गए होंगे आप लोग। उसने क्या किया, वाई रिसीव द गुड्स एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर 30,000 पेबल एट 3 months। ये तो EXE की बुक है और ये वाई की बुक है। किसकी बुक चाहिए इसने, बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनिंग। इसकी ये कोई एंट्री नहीं करेगा, इसकी ये कोई एंट्री नहीं करेगा। इसने माल रिसीव किया और अपनी एक्सेप्टेंस भेजी। भाई एक्सेप्टेंस मतलब पता है क्या होता है, कई बार कोई नया बंदा होता है ना, जैसे इसने 50,000 का माल भेजा और उसने अपने एक्सेप्टेंस भेजी 30,000 की, 30,000 की। सुनो ध्यान से भाई, मैं ये कहता हूं जैसे अभी चल भी रहा है काफ़ी जगह पर कि हम जो अपनी जो पारस के जो वर्चुअल क्लासेस के जो सेंटर्स हैं उसमें जो प्रेफर है वो अपने एक्स स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि भिवानी का जो है वो CA चिराग चावला के पास है। इसी तरह से एक दो जगह और जो बात चल रही है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को, जैसे आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो उसके बाद हमारे को अगर कोई भी ऑफर देना होगा तो हम प्रायोरिटी आप लोगों की रखेंगे, क्योंकि हम लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तब तक, ठीक है ना। तो इसी तरह से दो तरह से बात होती है। कई बार तो ये होता है, कंसाइनर कंसाइनी को कहता है भाई यार ये माल तेरे पास भिजवा दूंगा, तो बेच दियो, बिक जाए तो ठीक है, वरना मेरे पास वापस पहुंचा दियो, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कई बार लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं, हमारे को एजेंट बना लो, हमारे को एजेंट बना लो, हमारे को एजेंट बना लो। और डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, मान लो मैंने कहा भाई मेरा कोई एजेंट बनना पसंद करेगा, मैं लखनऊ में एक कंसाइनमेंट खोल रहा हूँ, वहाँ पर कोई जाना पसंद करेगा, तो सब ने हाथ खड़ा कर लिया, सर मैं सर मैं सर मैं सर मैं। तो मैंने, अब आप लोगों के बीच में मान लो कोई एक ऐसा बंदा था जिसको मैं जानता ही नहीं था, तो मैंने कहा भाई लखनऊ से कौन है प्रॉपर, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि सर मैं हूँ लखनऊ से। तो मैंने कहा यार देखो, तुम्हारे को एजेंट बनाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुम वहाँ की पब्लिक को समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर यार भरोसा कैसे कर लूँ, मैं तुम्हें माल पहुंचाऊं और तुम माल लेकर भाग जाओ, तो फिर मैं ऐसे तो नहीं। मैं तो उसने कहा फिर बताओ सर कैसे, मैं तो एजेंट बनना चाहता हूँ, आपका कंसाइनी बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा फिर ठीक है, ऐसा है जितने का मैं माल भेजूँ ना उसका 60% भेज दिया करना, पेमेंट करनी पड़ेगी आपको पहले। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखा होगा आपने, 50,000 का गुड्स भेजा और 30,000 का उसने बिल एक्सेप्ट कर दिया। तो उसने कहा सर पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, आप ऐसा करो बिल एक्सेप्ट कर दिया करो। तो मैंने उसके पास 50,000 का गुड सेंड किया और उसने क्या किया, मेरा 30,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उनके अंदर एडवांस जैसी कोई बात नहीं हुई थी कि एडवांस भेजा या सिक्योरिटी भेजी। तो ये मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा, थोड़ा सा अलग सा है बिल्कुल ही, एडवांस वर्सेज सिक्योरिटी, कि हम उसे एडवांस मानते हैं सिक्योरिटी मानते हैं। कुछ ना लिखा हो तो क्या मानते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो मैंने अपने एजेंट के पास 50,000 का गुड सेंड किया और एजेंट ने मुझे 30,000 का माल भेज दिया जी, नहीं सॉरी बिल भेज दिया। तो बिल भेज दिया तो इसका तो हो गया BP, 2BP, और इसका हो गया BR अकाउंट डेबिट। लो जी, अब क्या लिखूं भाई, BR अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है, Y। अरे यार ये तो गलत हो गया, Y, और यहां क्या लिखेंगे X, ये भी गलत हो गया। देखो ये क्या बन गया डेटर, ये क्या बन गया
क्रेडिटर। लो जी, कंसाइनर के लिए कंसाइनी जो है वो क्रेडिटर बन गया। अब बताओ क्या बात हुई है, कंसाइनर के लिए कंसाइनी क्रेडिटर बन गया और कंसाइनी ने कंसाइनर को डेटर बना लिया। हालांकि माल तो खरीदने की बात हुई नहीं थी। एक्स जब वाई के पास माल भेज दे तो ये थोड़ी माना जाता है कि आप परचेजर बन गए इसके, आप कस्टमर बन गए इसके, ऐसा नहीं होता ना। तो डेटर क्रेडिटर क्यों बनाया? एक्चुअली ये डेटर क्रेडिटर नहीं है। आप मुझे बिना बात के पैसे दे दो तो आपका एक तरह से आप मेरे लिए तो लाइबिलिटी बनी गई ना। ये एडवांस है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी क्वेश्चन किया था कि कस्टमर से एडवांस मिलता है तो आप एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। मान लो 10,000 रुपये एडवांस मिल गया आपको। जब आप उसको माल भेज देते हो तो आप क्या करते हो? एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट टू सेल्स। सेल्स कितने की? 15 की। तो 5 का क्या हो गया? डेटर। 10,000 तो पिछले एडवांस एडजस्ट कर दिया और 5,000 रुपये से उसको हमने क्या बना लिया? डेटर। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको कोई बिना बात के ही एडवांस दे दे तो वो आपकी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। तो एक्स ने वाई के पास माल भेजा और वाई ने कहा ठीक है ये मैं बेच दूंगा, बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो मैं माल वापस भेज दूंगा। तो बताओ माल तो खरीदा थोड़ी है कोई उसने, वाई ने माल खरीदा थोड़ी, कस्टमर थोड़ी हो गया। लेकिन हमने भी उसको कह रखा है भाई देख ऐसा है, तेरे साथ एक कंडीशन देगी, जितने का मैं माल भेजूंगा उसका इतना % तू मुझे बिल एक्सेप्ट करके देगा। तो भाई ने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया। उसने कहा ठीक है सर आप ये बिल ले लो। और बिल की एक ऑटोमेटिक फीचर होती है, आपको पता ही है कि आप उसे बैंक से डिस्काउंटेड करवा सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन मार्क की सर क्यों लिखा वाई को क्यों लिखना पड़ा बिल? देखो इसमें यही सवाल पैदा होता है कि बीआरबीपी लिखने की नौबत आई क्यों लिखा ये? तो ये इसलिए लिखा जाता है कि कोई नए जब एजेंट जुड़ते हैं तो उससे फिर क्या करते हैं, कंसाइनर जो है ना कुछ एडवांस ले लेता है या सिक्योरिटी रखवा लेता है। वो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और वो बिल की फॉर्म में भी हो सकती है। डन? ये एंट्री समझ आ गई? एंट्री तो कोई स्पेशल है ही नहीं, सिंपल बीआरबीपी की एंट्री है। बस दिमाग में एक सवाल पैदा होता है यार हम क्यों दे रहे हैं इसको बिल, बिना बात के बिल क्यों दें जब माल खरीदा ही नहीं? तो ये एक तरह से या तो एडवांस मान लो चाहे सिक्योरिटी मान लो। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी सर इस एंट्री में वाई की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं लिख सकते? वाई की जगह कंसाइनमेंट, ये वाला? यस सर। अगर कंसाइनमेंट लिखूंगा तो ये माना जाएगा मेरी इनकम हो गई। कंसाइनमेंट क्रेडिट करने का मतलब इनकम और डेबिट करने का मतलब एक्सपेंस। तो इनकम कैसे हो गई देखो आप। हाँ जी, और आगे बताइए, बस आगे बढ़े चलिए। हाँ हाँ ये आपने एक्स को डेटर माना है सर, हाँ इधर वाई को क्रेडिटर बना रखा। हाँ, ये एक्स क्रेडिटर कम नहीं हो सकता सर? एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी एंट्री करी है सर उसने। नहीं क्रेडिटर बना कब? उसको जो कम होगा। 30,000 देने थे सर उसको, कंसाइनर को, कंसाइनी ने। नहीं देने किस बात के थे बताओ, कोई ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं। वो सर वो 30,000 का वो आपने बताया था 60% देने सर। नहीं देने का तो ये बात हुई थी कि जमा करवा देना, ऑफिशियली थोड़ी लेने मैंने आपसे। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूँ आपकी फीस 50,000 रुपये है, आप ऐसा करो 5,000 रुपये एडवांस जमा करवा दो। तो ये थोड़ा है कि मैंने पहले से ही आपसे 50,000 लेने थे। ये लेने तो तब बनेंगे जब आप पर्टिकुलरली एडमिशन ले लोगे तब। ठीक है ना, ये तो आपसे जमा करवाया गया कि ये हो गया, तो ये मेरी लाइबिलिटी रहेगी, ये आपकी एसेट रहेगी। एडवांस कह दो, सिक्योरिटी कह दो। मान लीजिए आपकी फीस के अलावा मैं आपसे कहूँ कि 10,000 रुपये अलग से जमा करवाओ तो वो सिक्योरिटी हो जाती है, वो मेरी लाइबिलिटी रहेगी। जब आप जाओगे तब मैं वापस दूंगा उससे। सर इस एंट्री में एडवांस फ्रॉम वाई यूज नहीं कर सकते? नहीं एडवांस क्यों नहीं कह सकते मैं बताऊंगा। एक्चुअली एडवांस और सिक्योरिटी इन दोनों में फ़र्क है। एडवांस को तो आप एडजस्ट कर दोगे, ऐसे ही होता है ना फिल्मों में से, तो ये लो एडवांस बाकी काम होने के बाद, ऐसे ही होता ना, फिर वो ढिचुं बस काम हो गया, ये लो बाकी पैसे। ठीक है, तो एडवांस में तो क्या होता है कि इतना एडवांस बाकी काम होने के बाद। सिक्योरिटी में क्या होता है, सिक्योरिटी तो हमेशा रहेगी। पूरे माल की सिक्योरिटी की है 30,000 रुपये, तो आधा बच गया तो कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये। इसमें पैसे हमेशा जमा रहेंगे, सिक्योरिटी में पैसे हमेशा जमा रहते हैं, एडवांस एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ जी चलिए नंबर 4। हाँ जी, अब क्या हुआ, वाई ने 2000 फ्रेट एंड कार्टेज, 500 ऑन गोडाउन एंड 300 ऑन इंश्योरेंस।
तो वाई ने खर्च किए तो आप क्या करोगे, EXE डेबिट टू कैश अकाउंट, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बताना भाई क्या कितनी अमाउंट है ये, $25 और 3 $2800 हो गए क्या, 2800। और यहां पर आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, नहीं कंसाइनमेंट अकाउंट, ये लीजिए। सर ये फोर्थ एंट्री से पहले एक और एंट्री होगी, जो बिल है वो मैच्योर हो चुका है। हाँ एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उस सीरीज के अंदर, एक बार तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ज़रा। हाँ जी, मैंने डेट्स को अभी कंसीडर नहीं किया ना कहीं भी, मैं एक बार फ्लो के अंदर वैसे ही एंट्री समझा रहा हूँ। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ, ऑन 31st December 16 he sent his account sale along with the amount due to X showing that 4/5 of the goods had been sold for 55,000। अब देखो उसने माल बेच दिया, माल बेच दिया तो एंट्री हो गई। अच्छा एक मिनट, बाद में इसने कहा कि इतने पैसे मिल गए, इतने डूब गए, तो इसका मतलब इसने उधार माल बेचा होगा, राइट। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू किसको देने हैं ये पैसे, एक्स को। 55,000 का माल बेच दिया जी इसने, 55,000 का माल बेच दिया। और ये क्या करेगा, वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट, वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट 55,000, ये लीजिए, लो जी वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा कमीशन मिलना है जी 10%, कमीशन मिलना है, कमीशन मिलना है, कमीशन। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू 5500। और यहां पर क्या होगा, हाँ हाँ, EXE टू कंसाइनमेंट, कमीशन, कमीशन, लो जी। हाँ जी, एक बात और आ गई थी, वन ऑफ द कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम। इसका मतलब ये जो उधार माल बेचा, ये जो उधार माल बेचा उससे आ गया कैश अकाउंट डेबिट 54,400 आ गए, राइट। हेलो, 600 रुपये डूब गए ना, इसका मतलब 54,400 आ गए। अब मुझे ये बताइए 54,400 आने की ये क्या एंट्री करेगा, ये तो कोई एंट्री नहीं करेगा। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए, अरे एक्सपेंस सारे ले लिए थे क्या जो वाई ने खर्च किए, 2,525 328, ओके ठीक है। अब आगे क्या हुआ, सुनो अब ध्यान से बच के जरा, 600 रुपये वाली बात आ गई जो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाकर भेजा था, बेड डेट्स वाली बात। अब बताओ बेड डेट्स का लॉस बियर कौन करेगा, कंसाइनर या कंसाइनी, कंसाइनर। क्यों करेगा भाई, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा उसे, उसे डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जा रहा, तो डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जा रहा तो फिर कौन भुगतेगा, एक्स। लो जी, एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 600 रुपये, और टू आपने किसको डेटर बनाए हुए है, वाई को, टू वाई। मैंने कहा था ना आपका स्टडी मटेरियल वाई को लेकर चलता है, आपको ध्यान होगा आपने कंसाइनमेंट रिसीवेबल अकाउंट भी लिखा था, ठीक है, यस। ये क्या लिखेगा, ये लिखेगा कि मुझे इस डेटर से पैसे नहीं लेने 600 रुपये, टू डेटर्स। और क्या लिखेगा, EXE डेबिट 600। हालांकि बड़ा तगड़ा विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। जब वो थ्योरी लिख रहा है तब तो लिख रहा है जी कंसाइनमेंट रिसीवेबल लिखना चाहिए, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तब ये वाई को लिख रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या बताएं, इन चीज़ों का इलाज तो नहीं है कोई। हाँ जी, अब उसके बाद आगे देखिए, आगे हुआ, चलो जी मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बात आ गई। क्या मैं स्टॉक की वैल्यू निकाल दूँ, अब स्टॉक की वैल्यू निकाल देता हूँ, 6th 8th 9th पॉइंट। अब बताओ स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी, आपको ध्यान होगा ये क्वांटिटी होता है,
और ये कॉस्ट होती है। बताओ जी गुड्स कितना भेजा? हाँ जी, क्वांटिटी लिखी हुई है क्या? क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, 50,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस जो एक्स ने पे किए, एक्स ने कितने पे किए? 1000। तो जो वाई को माल मिला वो कितना मिला? 51। और एड डायरेक्ट एक्सपेंस जो वाई ने पे किए कितना? 2000। उसके बाद ये कितना आ गया? 53,000। अब बताओ माल कितना बिक गया? 4/5, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1/5। तो 53,000 का 1/5 बताओ कितना हुआ? 10,600। एंट्री क्या हुई थी? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 10,600। ये कोई एंट्री नहीं लिख रहा। उसके बाद वाइज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% 1, ठीक है। बाकी तो कुछ है भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। ये लीजिए, कोई बीच में रह गया हो तो थोड़ा और ऊपर। अरे करूंगा यार, बी आर मैच्योर की एंट्री कर दूंगा। आप एक बार इसको फ्लो को तो समझो पहले। किसी का ऊपर से मिस हो गया क्या? बताओ। ऊपर वाला साथ चला है बिल्कुल एकदम? चलो ठीक है। सर ये जैसे क्लोजिंग एंट्री लिखनी जरूरी होती है? क्लोजिंग एंट्रीज इनकी जैसे एंट्रीज बना दी, कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया, उसके प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर हाँ करना, बिल्कुल करनी है जी। करनी है भी। ये रह जाती है मुझे पता है, लेकिन ये ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ट्रांसफर एंट्री होगी ना सर। हाँ जी बोलो। इसमें डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रखा सर कंसाइनी को सर। कर देता तो नहीं दे रखा, ओके नहीं दे रखा सर। तो सर जो कंसाइनर है सर वो तो सीधा सर जेड को ही सर करेगा सर डेटर में सर। बात होगी भाई, ये तो बात हो गई ना। जब मैंने नोट्स बनवाए थे तब भी बता दिया था कि जेड को करना चाहिए, लेकिन आपका स्टडी मटेरियल वाई को ही करता है। ये बात हो चुकी। ये ध्यान रखना, ये दोगला स्वभाव है आईसीआई का। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये कह दे कि डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाता, तो बताओ सेल के टाइम एक्स किसको डेबिट करेगा? तो आपने जेड ही लिखना है, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है ये उलझाने वाला कि जेड को लिखना चाहिए। तो है ये दोगलापन, इनमें क्या करें। ये लोग क्या करते हैं, नोट्स कहीं से और से चेप लेते हैं और क्वेश्चंस कहीं और से चेप लेते हैं। अब एक बंदे ने वाई माना होता है, नोट्स वाले ने कुछ और लिखा होता है। ये वहाँ बीकॉम वाले टाइपराइटर हैं, देख देख के चेप देते हैं, वो तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। ठीक है ना, कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है नहीं किसी चीज़ को लेकर। ये तो तुम अपने दम पे कहीं पहुँच जाओगे तो पहुँच जाओगे, बाकी तो दुकानें ऐसी है सारी। ठीक है, तो आपको ही देखना है ये सारा। चलिए यहाँ तक काम हो गया। अब मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ बीच में क्या हुआ। सर जो आपने फोर्थ एंट्री लिखी है ना, उससे पहले एक एंट्री होगी हाँ, बिल इश्यूर की मैच्योरिटी की। उससे पहले क्यों होगी? उससे बाद में भी हो सकती है सर डेट्स के हिसाब से चलेंगे। तो पहले सर डेट है, बिल हमने एक्सेप्ट किया 3 जुलाई को, 3 महीने बाद हो गया वो। ठीक है, तो 3 महीने बाद हो गया, तो मतलब अक्टूबर के अंदर हमारे को पेमेंट मिल जाएगी उसकी। ठीक है। चलो मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, ये और उसके बताओ। बाद सेल्स भी सर हमारे 31 दिसंबर को दिखा रहे हैं सारे। हो गई वो बात। अब मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, थोड़ा ईमानदारी से जवाब देना। क्या आप स्टडी मटेरियल में सॉल्यूशन देखते हो करने के बाद? सर यूँ नहीं देखता, इस क्वेश्चन का देखा था, आपको कई दिन हो गए थे ना, अच्छा, तो इस क्वेश्चन का एक बार देखा था, बाकी किसी क्वेश्चन का नहीं देखा। रूटीन में नहीं देखते ना, बस ठीक है। ये आदत बनानी है अपने को, और कोशिश करना कि गैप आ जाए तो भी ना देखो। मैंने 1 मिनट में, आपको क्या लगता है इतनी आसानी से ये बातें मैं मानता भी नहीं। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने के मान किस लिए गया? इसीलिए मान गया, मेरे को पता था गैप आ गया। हाँ जी, चलिए मेरे ख्याल से ये हो गया। और हाँ, अब हम, अच्छा ये ध्यान रखना भाई, जिस क्वेश्चन में इंटेंशनली कुछ डेट्स दे रखी हो ना सीक्वेंस के अंदर, उसमें आपने डेट के हिसाब से काम करना है। कोई एक डेट बता दी फिर बाकी डेट्स नहीं बताई, उसमें डेट्स को सीरियसली नहीं लेना आपने। और मैंने की इसलिए नहीं की
क्योंकि जब डेट्स वेट्स ना दी हो तो बिल मेच्योर की एंट्री करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दो नोट, हमने मान लिया कि इसी के दौरान वो मेच्योर हो गया, पेमेंट हो गई है, ठीक है, ना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीक्वेंस के अंदर जब डेट्स दे रखी हो तो फिर आपका सीक्वेंस में चलना बनता है। तो पहले तो मैंने आपको बिना डेट्स के समझा दिया फ्लो के अंदर, फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप डेट वाइज एंट्री करोगे, जैसे 1 जुलाई को माल भेजा, फिर उसने जो खर्चा किया वो 3 जुलाई को किया, 3 जुलाई को, है ना, 3 जुलाई को खर्चा किया, और 3 जुलाई को उसका बी आर आ गया, 3 जुलाई का ही बी आर आ गया, और उसके बाद वाई ने फिर खर्चा किया, वाई ने फिर खर्चा किया। अब देखो वाई ने खर्चा कौन सी डेट पे किया ये नहीं बता रखा। अब ये तो है नहीं कि जो ट्रक था वो हवाई जहाज था कि उड़ के चला गया और माल रिसीव हो गया और उसी दिन पेमेंट कर दी, तो उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी और दिन पे हुए होंगे, लेकिन उसके खर्चों की डेट्स नहीं बता रखी है, तो आप लिख ही नहीं सकते, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हाँ, फिर इसने क्या किया, 31 दिसंबर को उसने अकाउंट सेल भेजी, यानी बेचने की एंट्री 31 दिसंबर को की है। अब जब यहाँ 31 दिसंबर आ गया ना, तो यहाँ बीच में कहीं भी एंट्री करोगे आप, ये देखो, ये बी आर जो आया था यहाँ पर पेमेंट हो गई होगी इसकी, है ना, ये बी आर जो आया था इसकी एंट्री हो गई होगी, ऐसा मान लेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। हालांकि बड़े झगड़े होते हैं बी आर बी पी के अंदर भी, आपको पता ही है, डिसोनर होना, ये होना, वो होना ना, ठीक है, लेकिन हम मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि इसकी पेमेंट हो गई है, ठीक है जी। ये बात आपको फ्लो में डिस्टर्ब ना करती इसलिए मैंने कहा नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आपको ये। हाँ जी, बस ठीक है, अब आप इसकी लेजर पोस्टिंग कर लेंगे, और कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक की बनाने की जरूरत नहीं है, कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और वाई का अकाउंट, ये 3 अकाउंट बना लोगे बस आप, ठीक है जी। मैं आपको कुछ एंट्रीज बता देता हूं कि कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट होगा उसकी जर्नल एंट्री होगी, कंसाइनमेंट टू पी एंड एल, प्रॉफिट होगा जी 5700। उसके बाद जो फाइनल सेटलमेंट होगी उसके साथ बैंक टू वाई, बैंक टू वाई 16,100, और एक आपके यहाँ क्लोजिंग एंट्री भी होगी। आपको ध्यान होगा गुड सेंट को हम किससे बंद करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करते हैं ना, 50,000 था क्या, अरे माल कितने का, 50 का भेजा था, यस। और ये भाई साहब अपना कमीशन अकाउंट जो है, ये अपना कमीशन पी एंड एल में डालते हैं, कितना % था कमीशन, हाँ जी 5500। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, हाँ बिल्कुल हम इसे चेक करेंगे और आप जितना पूछोगे मैं सारा बताऊंगा इसके अंदर। 43 ये लीजिए, एक तो ये प्रोविजन की बात कर रहे हैं, एक बेड डेट्स भी है ना, क्या क्वेश्चन में बेड डेट्स है, उसकी हम तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, ये फटाफट मैच करें फिर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं। कह रहे सही है सर, मैं तो सही हूं यार।
हाँ जी, शायद जिसने जो चेक करना था कर लिया। अब इसमें एक तो बैंक चार्जेज वाली बात आती है नहीं, ठीक है। और हाँ बोलो, कौन सा कंसाइनमेंट अकाउंट? यार काफ़ी देर रखा था मैंने। बी का अकाउंट, हाँ ये बात मानने वाली है। क्या सीन है, कौन भुगतेगा? हाँ जी, 5% ऑन ग्रोस सेल प्लस डेल क्रेडिटर कमीशन 3%, तो बी बियर करेगा, है ना? एंट्रीज में बता देता हूं अभी। हो गया बी का अकाउंट। चलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू देकर 2 पॉइंट्स है बस वो बताकर फिर आगे करूंगा। A of Agra sent on consignment goods valued rupees 1 lakh to B of Mumbai on 1st March 16. A of Agra, A ने भेजा B के पास। He incurred the expenditure 12,000 on freight and insurance. A's accounting year closes on 31st December. B was entitled to commission 5% on gross sale plus a Dell creditor commission of 3%. लो जी, डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है तो बेड डेट्स अगर हुआ तो उसे कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा, ए बियर नहीं करेगा। B took delivery of the consignment by incurring expense 3,000 for goods consigned on 31st December 16. B informed on phone that he had sold all the goods for rupees 1,50,000 by incurring selling expenses 2,000. B ने फोन पे इन्फॉर्म किया कि उसने सारा माल 150 में बेच दिया और खर्चा हुआ 2,000. He further informed that only 1,48,000 had been realized and rest was considered irrecoverable. लो जी, क्वेश्चन नंबर 43 में मैं आपको बेड डेट्स वाली बात ही बता रहा हूँ। ये ए है, ये बी है। बी ने जैसे ही माल बेचा तो इसने लिखा कि मुझे किसी बंदे से पैसा लेना है, टू ए को देना है, कितना? 1,50,000। कैश कहाँ हुआ? उधारी हुआ, ठीक है। और ये लिखेगा जी मुझे बी से पैसा लेना है, बी टू कंसाइनमेंट, बी टू कंसाइनमेंट 1,50,000। इसको यहां से पैसे मिले कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1,48,000, ठीक है जी। यहां ये कोई एंट्री नहीं करेगा। अच्छा जी एक मिनट, इसके बीच में मैं कमीशन की एंट्री और करना चाहूँगा। कमीशन किससे लेना है? ए टू कमीशन, और ये करेगा कंसाइनमेंट टू बी। मैं बता दूं ये 1 नंबर एंट्री, ये 2 नंबर एंट्री, ये 3 नंबर एंट्री, बी आएगा। अच्छा कमीशन है कितना? 12% है, तो बताओ कमीशन 12,000। इसने कहा 5% ऑन ग्रॉस सेल, तो 1.5 लाख का 5%, 7,500 तो ये बन गया, और प्लस में 3% और, तो टोटल ही हो जाएगा यार 8% हो गया आपका। 12,000। एक मिनट रुकना ज़रा, आप लोगों ने इसमें क्या लिखा फिर? 7,500 और 4,500। अच्छा टोटल हो गया आपका, ठीक है। इसने टोटल लिखा हुआ था, मुझे लगा कि गलत प्रिंट ना हो गया। 12,000 कमीशन हो गया जी, 1,50,000 का 8% क्या लीजिए, ये 12,000 हो गया। अब क्या हुआ, पैसे मिले इतने और जो डूब गए बेड डेट्स टू, किससे नहीं लेने? डेटर से। बेड डेट्स टू डेटर कितना? 2,000 डूब गए जी। ये तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। अब क्या होगा, ये जो है ना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, बेड डेट्स का तो लॉस हो गया और कमीशन का प्रॉफिट हो गया, तो कमीशन डेबिट 12,000 टू बेड डेट्स 2,000, और बाकी बचा हुआ किस में आएगा? 10,000। ये लो जी, शायद समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बात मैंने इसलिए बता दी क्योंकि शायद है ना सिर्फ ए की बुक्स में पूछा हुआ है, बी की बुक्स में पूछ नहीं रखा। तो बी ने ये एंट्रीज क्यों की? एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है।
एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ए की बुक्स में, बी की बुक्स में, कहीं कह दो चलो शुक्र है बच गए, बी क्या एंट्री करेगा, बतानी नहीं पड़ी, ठीक है, आनी चाहिए सारी। बल्कि फेयर नोटबुक में तो कर ही लेना, बी की बुक्स में सिर्फ सेल की, कमीशन की और बेड डेट्स की ये एंट्री कर लेना ताकि आपको रिवीजन में ध्यान रहे। हेलो, हाँ जी, अब ज़रा ध्यान से सुनो एक बात और। एक इसके अंदर क्या हुआ है ये देखिए, क्वेश्चन के अंदर एक बात कही गई है भाई, ये देखिए, इसने कहा राइट अप द कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, बीज अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, ये वाली बात बोल दी। और इसके बारे में कुछ बात यहां पर भी हुई कि 5 जनवरी को ए रिसीव्ड द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी एंड इनकर्ड बैंक चार्जेस 260, 260 रुपए का खर्चा आ गया जी। जितने पैसे का चेक बाकी था वो चेक मिल गया और 260 एक्सपेंसेस पे कर दिए फॉर कलेक्टिंग द चेक। लो जी, द अमाउंट वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 9 जनवरी 2017। अब देखो ये है 5 जनवरी और ये है 9 जनवरी। चेक तो कैश कब करवाया जी, चेक तो कब जमा करवाया इसने, 5 जनवरी को, और बैंक ने क्रेडिट किया। अरे बैंक ने क्रेडिट किया, कैश बुक पासबुक आ गई, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब कैश बुक में डेबिट हुआ, मतलब रिसिप्ट मतलब जमा, यानी बैंक ने जमा कर दिए। तो क्या है यहां पर क्या हुआ, ए ने चेक रिसीव किया और इनकर्ड, यानी इनकर्ड मतलब खर्च किए, बैंक चार्जेस खर्च किए। किस लिए खर्च किए, फॉर कलेक्टिंग द चेक, चेक कलेक्ट करने में 260 रुपये खर्चा लग गया जी उसका। अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री समझाता हूँ। ए के साथ क्या हुआ, आप नोट करते रहेंगे साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ नोट करते रहेंगे। ए के साथ क्या हुआ, ए है कंसाइनर, ए ने बी का अकाउंट बनाना शुरू किया। तो देखिए ए ने बी से क्या लेना है, एक तो लेने हैं सेल के पैसे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एक तो सेल के पैसे लेने हैं। आप बताइए मुझे सेल कितने की है, 1,50,000 की। और ध्यान रखना ज़रा, इसमें डेट्स का खेल है सारा का सारा। 31 दिसंबर को उसने 1,50,000 बी से लेने हैं क्योंकि उसने माल बेचा। उससे पहले उसने क्या क्या खर्च किया हुआ था, उससे पहले उसने जब उसके पास माल भेजा बी के पास, 1 मार्च को माल भेजा गया, तो बी ने जो खर्च किया, द एक्सपेंडिचर 12,000 ऑन फ्रेंट एज अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर। तो जब उसने माल भेजा तो बी ने देखिए क्या क्या खर्च किए थे बाय कंसाइनमेंट 31 दिसंबर तक, अप टू 31 दिसंबर बाय कंसाइनमेंट उसने क्या क्या खर्च किए थे, जो हमने उनको देने हैं। ये पैसे तो लेने हैं और ये मैंने उसको देने हैं। उसने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए कितने, 3,000। उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे किए कितने, 2,000। और उसका कमीशन बनता है 12,000, उसका कमीशन बनता है 12,000। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 31 दिसंबर को ए ने बी से कितने पैसे लेने हैं, 3 2 5 17, 133,000, 133,000 हमने लेने हैं। ये हमने नेट अमाउंट उसकी लेनी है, ये लीजिए। अब क्या हुआ, अगर मैं ये कहूं, ये तो 2016 चल रहा है,
ध्यान से भी नोट करते रहेंगे सारे के सारे एक साथ चुपचाप, बस ये पॉइंट समझकर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 2017 में 1 जनवरी को हमने लिखा जी टू बैलेंस बीडी कितना 1,33,000, और आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि ऑन 5 जनवरी ए रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी। कब मिला उसे चेक? 5 जनवरी को। 5 जनवरी को चेक मिल गया जी, ये लो बाय बैंक 133,000। लो जी, ये अकाउंट क्लियर हो गया। ओके, अब देखने वाली बात ये है, द अमाउंट वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 9 जनवरी। ठीक है, वो होता रहेगा। आपने 5 जनवरी को चेक मिला, लेकिन बैंक ने 9 को कर दिया। बैंक जब मर्जी करता रहे, हमें तो ये देखना है कि हमने कब किया। हमने 5 जनवरी को बैंक में चेक जमा करवा दिया। लो जी, ये बात कहने वाली नहीं है, बात ये कहने वाली है, क्वेश्चन में लिखा हो गया है कि 5 जनवरी को ए रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी एंड इनकर्ड बैंक चार्जेस 260 फॉर कलेक्टिंग द चेक। मैं आपको एक बात बताता हूं यहां पर, ये देखिए, ये है मेरा 1 जनवरी, ये है मेरा 31 दिसंबर, और ये है मेरा 5 जनवरी। तो क्या हुआ बॉस, यहां पर जब चेक मिला तो बैंक चार्जेस यहां कटे 260, बैंक चार्जेस कटे यहां, ए रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी एंड इनकर्ड बैंक चार्जेस 260 फॉर कलेक्टिंग द चेक, यानी बैंक चार्जेस कट गए कितने, 260 रुपए। द अमाउंट वाज क्रेडिटेड बाय बैंक, ये बैंक का मैटर है यार। बैंक ने 9 तारीख को ये पैसे जमा किए, करते रहेंगे। हम तो अपनी कैश बुक को देखते हैं, आपने बीआरएस कर रखा है, तो हम अपने फाइनल अकाउंट्स में कैश बुक का बैलेंस ही देखते हैं, पासबुक का बैलेंस देखते नहीं। बैंक ने जब मर्जी किया हो, 133 उसने बाद में किया, 9 तारीख को करता रहेगा, अपनी बात है, बीआरएस का पॉइंट है वो। चलिए, इतना काम हो गया। बंदे ने क्या पूछा है, राइट अप द कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, बीज अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ये बताइए 31 दिसंबर को ड्यू फ्रॉम बी कितना था? ड्यू फ्रॉम बी था 133,000। बैंक चार्जेस आए 5 जनवरी को 260, तो यहां पर इसने क्या किया, बैंक चार्जेस का प्रोविजन बना लिया 260। पता है क्यों? क्योंकि इसको यहां पता लग गया है कि 133 मुझे बी से लेने हैं। देखो ये देखो, ये देखो, यहां हमें पता लग गया है कि इसके 133 का पैसा आएगा, और उसने कह रखा है कि मैं चेक से पेमेंट पहुंचा दूंगा। जब उसने चेक से पेमेंट पहुंचा देनी है, जब बोल रखा है, तो वो क्या करेगा, बैंक चार्जेस भी एस्टिमेट कर लेगा 260। यानी ए को 31 दिसंबर को पता लग गया कि बैंक चार्जेस का खर्चा 260 आने वाला है, तो वो क्या करेगा, अपने P&L से जब हम ये एस्टिमेट कर पाते हैं कि सामने वाले से कितने का नुकसान हो सकता है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम बनाते थे। इसी तरह से हम बैंक चार्जेस के लिए भी प्रोविजन बना लेंगे। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, 31 दिसंबर को अपने कंसाइनमेंट, P&L से बनाते हैं ना, कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट से बनाएंगे, तो यहाँ एंट्री होएगी बॉस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस अकाउंट 260। नोट करते रहना साथ साथ, अलग से टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ये लीजिए, 31 दिसंबर को मुझे ये पता है कि मुझे बी से 1,33,000 मिलने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 133,000 का बैंक चार्जेस का प्रोविज़न बना लूँगा 260 का, और वो पैसे बैंक ने काट लेने हैं 5 तारीख को। 5th को जब बैंक ने ये पैसे काटे, 5th को जब बैंक ने ये पैसे काटे, तो एंट्री हुई बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पैसे कट गए जी 260, ये पैसे कट गए 260। समझने वाली बात यही है, जब आपको पहले से पता है कि 260 का एक्सपेंस आ सकता है, तो आप उसे P&L से प्रोविजन बना लेंगे। 31 दिसंबर को आपको पता था कि चेक से पेमेंट आनी है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बी ने कहा कि मैं चेक से पेमेंट पहुंचा दूंगा, तो ठीक है, 133 का चेक आएगा, वो मुझे पता है, 260 का खर्चा है वो भी पता लग जाता है। हाँ, पता कैसे लगता है, चेक के
चेक की अमाउंट लिमिट के हिसाब से होता है, जितनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट का चेक होता है बैंक उतने ही ज़्यादा बैंक चार्जेस काटता है, एक टेबल होती है। ठीक है जी, इतने खर्चे, इतने के चेक पे इतना खर्चा, इतने के चेक पर इतना खर्चा, ये अलग अलग आता है। अब क्या हुआ, 5 जनवरी को ये हो गया, 31 दिसंबर को ये हो गया जी। 5 जनवरी को ये बैंक चार्जेस, अब मैं P&L तो बना नहीं सकता पिछले साल का इकट्ठा, तो मैं क्या करूंगा, इस बैंक चार्जेस को इस प्रोविजन से राइट ऑफ कर दूंगा, प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 260, ऐसे नोट करेंगे। 31 दिसंबर को प्रोविजन बना लेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस। 5 जनवरी को बैंक चार्जेस के खर्चे निकल गए आपके, बैंक चार्जेस टू बैंक। और 5 जनवरी को जो आपने प्रोविजन बनाया था उसे राइट ऑफ कर देंगे। अब आपकी लेजर, और तो कोई बात नहीं बताई, छोड़ो। तो आपसे पूछा गया है प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस अकाउंट बनाइए, प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस अकाउंट बनाइए। आपने क्या किया था, 31 दिसंबर 2016 को बाय P&L, P&L मतलब कंसाइनमेंट, बाय P&L आपने प्रोविजन बना लिया था 260 का। 31 दिसंबर 2016 को क्या था, टू बैलेंस CD 260। और फिर आपने क्या किया, 1 जनवरी 2017 को बाय बैलेंस PD 260, और 5 जनवरी को आपने इनको राइट ऑफ कर दिया टू बैंक चार्जेस अकाउंट 260। ये लीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, कंसाइनी अकाउंट बनाइए, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाइए। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस कौन सा, बैंक चार्जेस। कैसे पता चला, 133 आने हैं ये बात पता है, चेक से आने हैं ये भी पता है, 260 खर्चा होगा ये भी पता है। ये कैसे पता चलता है, टेबल होती है बैंक की, इतने की अमाउंट पर इतना बैंक चार्जेस, इतने की अमाउंट पर इतना बैंक चार्जेस, इतने की अमाउंट पर इतना बैंक चार्जेस। चलिए नोट कर लें। बैंक अकाउंट भी मैं एक साथ ही बना देता हूँ, फिर आप इकट्ठे नोट करते रहना। बैंक अकाउंट, बैंक का देखो 1 जनवरी 16 से कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है भाई। बैंक अकाउंट फुल फ्लैश तो बन ही नहीं सकता कि ए का जो था वो कितना बैंक बैलेंस था, फिर बी से आए ये गए वो गए, कुछ भी नहीं दिया हुआ, बैलेंस नहीं दिया हुआ। तो सिर्फ मैं इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड करके दिखाऊंगा। देखिए क्या हुआ, 5 जनवरी 2017 को बी से चेक मिल गया, 133,000 का चेक मिल गया जी। और 5 जनवरी 2017 को बैंक चार्जेस भी कट गए, बैंक चार्जेस अकाउंट 260, तो बैलेंस CD रह गया आपका 132,740। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये लीजिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट थे, एक तो बेड डेट्स का पॉइंट था वो मैंने समझा दिया आपको, एक ये खर्चों का पॉइंट है, एक मैंने ये समझा दिया। हाँ जी नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, क्या हुआ, आप एक हेडिंग लिखेंगे, रफ में लिखनी है, कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू कंसाइनी एट invoice price when
कंसाइनर सेंड्स गुड्स एट इनवाइस प्राइस, कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू कंसाइनी एट इनवाइस प्राइस। हाँ जी, रफ में ही। फॉर एग्जाम्पल, ये x है, ये y है। गुड्स सेंट जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख और उसमें उसने लोडिंग ऐड की 10,000 और कंसाइनी को बोला इनवाइस प्राइस, ये माल 1 लाख का नहीं, 1,10,000 का है फॉर कंसाइनी। लो जी, एक्स ने वाई को कहा मैं तेरे पास 1,10,000 रुपये का माल भेज रहा हूं भाई। जो प्रोफोर्मा इनवाइस होता है ना, प्रोफोर्मा इनवाइस, उसके अंदर जो गुड्स की कीमत लिखी गई, प्राइस लिखा गया, वो 1,10,000 लिखा गया इंस्टीड ऑफ 1 लाख। 1 लाख की जगह 1,10,000 रुपये का लिखा गया जी। ठीक है, ओके। डायरेक्ट एक्सपेंस हुए 15,000, इसने माल उतरवाया और डायरेक्ट एक्सपेंस हुए 10,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए 12,000, सेल हो गई 80%, स्टॉक बच गया 20%। लो जी, ये एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं आपको, कल मैं इसके फेयर नोट्स लिखवाऊंगा। इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, उसमें पूरा दम लगा के आना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, आज के होमवर्क में कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका दम ही लगेगा, ठीक है ना। हाँ, यस, ध्यान देंगे सभी लोग। एक्स ने वाई से माल की असली कीमत छिपाई, था गुड्स 1 लाख का, बताया 1,10,000 का। ऐसा क्यों किया? सीक्रेट हो सकता है कि कंसाइनी, आजकल कहते हैं ना वो कि लोग अपने दुखों से उतने दुखी नहीं है जितने दूसरों के सुखों से दुखी है ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी यहां तुम्हारा किसी का दिमाग कंसाइनमेंट में ना चल रहा हो, 1 2 3 4 5 6 इतने बच्चे हो गए और एक बच्चे की इतनी फीस हो गई, ठीक है, एक और बैच है उसकी इतनी होगी, बैच 1 2 फेस टू फेस हो गए, एक बैच 3 भी है वर्चुअल, उसकी इतनी फीस और होगी, इंटर वाला भी है, बोथ ग्रुप के भी हैं। और मैंने कहा हाँ प्रॉफिट निकल गया सर, आपका प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है ना। खुद के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है कंसाइनमेंट से, मेरा प्रॉफिट निकालने में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, चलो ये तो यहाँ आमने सामने की बात है सारी और इसमें कोई घपला भी नहीं है, 100% सारा ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन कंसाइने के मामले में क्या है, जैसे ही कंसाइनी को माल मिला, अच्छा माल आ गया, अच्छा इतने का है, ये इतने का बिकेगा, ये खर्चा, अच्छा ये मेरा खर्चा, ये मेरा कमीशन, ओ बेटे मोटे कमा रहा है मालिक, ठीक है। तो मालिक भी क्या कहता है, बेटा मैं भी, तू हिसाब लगा पूरा, वो उसे असली कीमत बताता ही नहीं, ठीक है, वो गोलमोल रखता है कहानी, ये इतने का इतने का इतने का। जैसे ये तो मैंने वैसे ही एग्जांपल ले लिया, 1 लाख वाला 1,10,000 में, 1 लाख वाला 1.5 लाख में भी बताए तो क्या बिगाड़ लेंगे किसी का। क्या मोटिव होता है, एक तो अपनी सीक्रेसी रहती है, अपनी प्राइवेसी रहती है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, वो हिसाब किताब ना लगाए, वो अपने खरीदने बेचने में ही लगा रहे। और दूसरी बात क्या है, एक नेगेटिव मोटिवेशन है, ये एक नेगेटिव मोटिवेशन है। आपने 110 का माल बताया, सर 110 का आपने बोला 110 वाला 121 में बेचना है 10% प्रॉफिट पर, 1,10,000 का 10% 11,000 हो गया, 1,21,000 में। मैंने कहा हाँ बेचो, सर बिक तो नहीं रहा, तो मैंने कहा कितने में बिक रहा है, सर देखो 121 कहते ही तो सारे भाग रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा
चेक कर कितने में रुक रहे हैं, तेरे हिसाब से बोल। ठीक है सर, यहाँ तो 118 में भी कोई नहीं रुक रहा। मैंने कहा अच्छा 118 में कोई नहीं रुक रहा। मैंने कहा फिर चेक कर। यूँ करता करता वो 1,05,000 पर आ गया। सर 1,05,000 में बिक रहा है माल। मैंने कहा यार बड़े अफसोस की बात है, लोगों को क्वालिटी की कदर ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, घाटे में बेच लेंगे, कोई बात नहीं, देख लियो भाई, तेरे को ये घाटा कवर करना है अगली बार। हाँ सर आप चिंता मत करो, अगली बार देख लेंगे। अभी बेच दूँ? हाँ बेच दो। ठीक है भाई, तेरे आंसू आ रहे हैं? हाँ आंसू आ रहे हैं सर, आपको घाटा हो रहा है, देखो 1,10 का माल है, 5,000 लॉस में बेच रहे हो, आंसू आ रहे हैं। अंदर मेरे अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि देखा, लगा बेटा, हिसाब लगा। ठीक है, तो मैंने तो कमा लिया प्रॉफिट, और सामने वाले की नज़र में क्या हो गया? लॉस। जब उसको 1,21,000 से शुरू किया ना, तब जाकर उसने 1,05,000 में माल बेच पाया वो। तो इस तरह के कुछ सीक्रेट मोटिव्स होते हैं जिनके कारण कॉस्ट प्राइस वाला माल इनवाइस प्राइस पर भेजा जाता है। ठीक है जी, चलो। लेकिन भाई साहब अपने किए हुए पाप खुद को ही भुगतने पड़ते हैं इंसान को। क्या होता है जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, ये कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? कंसाइनर। तो यूं बताओ, गुड्स सेंट, माल था कितने का और बताया कितने का? 1,10 का। और बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे? 15,000। और बी ने डायरेक्ट एक्सपेंस कितने पे किए थे? 10,000। और बी ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने पे किए थे? 12,000। बी ने माल बेच कितना दिया? 80% माल, मान लीजिए उसने 2,20,000 में बेच दिया। मान लिया मैंने, मान लिया, लो जी सेल हो गई, यहाँ लिख लो 2,20,000 में सेल कर दीजिए उसने। ठीक है, और कोई डेटा मैं ले नहीं रहा, सिर्फ यही पॉइंट समझाना है, इसलिए मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ। लो जी 2,20,000 रुपये में माल बिक गया। अब क्या हुआ? स्टॉक कितना बच गया? स्टॉक कितना बच गया? 20%। अब एक तरह से स्टॉक की कॉस्ट कितनी है भाई? 1,10,000 का तो पूरा माल था, तो 20% कितने का हो गया? 22 का हो गया ना, देखा जाए तो। और डायरेक्ट एक्सपेंस जो ए ने पे किए वो कितने थे भाई? 15,000। 15,000 का 20% कितना बनता है? 3,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस जो बी ने पे किए 12,000। अच्छा 10 है क्या? सॉरी, हाँ 10,000। ये कितना हो गया? 2,000। तो ये स्टॉक एक तरह से टोटल कितने का हो गया? हाँ जी 27। हकीकत ये है कि इस 22 की डिटेल क्या है? 20 + 2। हकीकत तो ये है, दिख रही है क्या आपको सामने? अरे ये जो तुमने बताया है ये कॉस्ट नहीं है, ये इनवाइस प्राइस है। पूरे माल का था 1,10, तो 20% का हुआ 22। एक बार नोट करो, फिर बात करते हैं। यस हो गया जी, लिख लिया आप लोगों ने? अब सुनो क्या हुआ कि अब मुझे बताओ इस कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है? पहले तो ये बताओ कितना आया, ये टोटल बताना। 220 और 27, 247 ना। और इधर कितना हो गया? 125, 35 और 147। 1 लाख प्रॉफिट आ गया क्या? एक बार देखो ज़रा 1 लाख, ये 1 लाख प्रॉफिट आ गया जी, बैलेंसिंग फिगर। सभी बच्चों ने चेक कर लिया क्या अच्छे से? हाँ जी 1 लाख प्रॉफिट आ गया।
ए ने बी के पास जो गुड्स भेजा उसमें झूठ बोला, कितने का? 10,000 का। ठीक है जी, 1,10,000 में 10,000 की झूठ है जी। ठीक है, ये गलत बोला गया है, उसके अंदर गलत जोड़ा गया है। अब मुझे ये बताइए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? डेबिट साइड में क्या गलत दिखता है? 10, और क्रेडिट साइड में गलत क्या दिखता है? 2। यानी ये जो 27 है इसके दो टुकड़े हैं, 25 और 2, ये गलत दिखता है। अगर डेबिट में 10 ना हो और क्रेडिट में 2 ना हो, अगर मैं ये कहूं डेबिट में 10 ना हो और क्रेडिट में 2 ना हो, तो इसका मतलब डेबिट में कितने ना हो? 8। तो पता है ये कितना आएगा? 1,08,000, 1,08,000। असल में ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। अभी लिखो मत, एक बार सुनो जरा ध्यान से। क्या 1 लाख रुपए एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं, इसके अंदर जो आपके पुराने कर्म है वो शामिल है, जो आपने गलत लिखा था वो इसके अंदर इंक्लूड है। इसकी वजह से आपके डेबिट साइड का 10 कम हो गया और क्रेडिट साइड का 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? 8,000 डेबिट साइड में कम हो गया, खर्चे ज्यादा चार्ज हो गए। आपने कमाया कितना? 1,08,000, और आपको आपका वास्तव में प्रॉफिट कितना दिखाया जा रहा है? 1 लाख। तो आपने झूठ बोलकर अपना ही नुकसान किया। ठीक है ना? तो इसलिए ये बात मालिक को तो पता ही होती है कि इसके अंदर झूठ है, तो वो क्या करता है, जब परफॉर्मा इनवाइस भेजता है तब 110% की बात करता है, अकाउंट से लाती है तब भी 110% की बात करता है, लेकिन बाद में अलग से बैठकर आत्ममंथन करता है कि मैंने क्या क्या कर्म किए, और उसके अंदर जो झूठ बोलने वाले कर्म हैं उनको वो क्या करता है, अलग से राइट ऑफ करता है। कहीं कुछ गौ माता को रोटी खिलाता है, कहीं गरीबों में दान करता है, कहीं गंगा जी में जाकर गोता लगाता है। ठीक है, फिर जो जो उल्टे सीधे उसने जितने भी कर्म किए होते हैं उनको वो राइट ऑफ करने की कोशिश करता है। ठीक है, पहले 2 नंबर से पैसे कमा लेते हैं, फिर हरिद्वार जाते घूमते हैं। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या करें, अब ठीक है इसने कर तो लिया, पूरे 1 साल तक पाप कमा लिए, लेकिन अब इसके हरिद्वार जाकर गोते लगाने का वक्त आ गया। ठीक है जी, क्या होगा? ये बंदा हरिद्वार जाएगा और बोलेगा हर हर गंगे। ठीक है, तुम्हारे जैसे आसपास वालों को पता है इनवाइस प्राइस है, वो ले ले और ले ले पंगे। ठीक है, अब ठंडे पानी में नहाना पड़ रहा है ना, घर पे गीजर से नहाता आराम से। लो जी, और इधर वालों को यहां लिखता हर हर गंगे, यहां पर भी हर हर गंगे। ये लो जी, तभी आपका कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 1,08,000। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बेशक कंसाइनर और कंसाइनी आपस में कितने लफड़े करें, बेशक झूठ बोले सच बोले जैसे मर्जी करें, लेकिन लास्ट के अंदर क्या होता है, आपको खातों को बिल्कुल सही दिखाना होता है। एक्स ने वाई को झूठ बोला, कागजों में झूठा माल दिखाया, 1 लाख कीमत थी 1,10,000 दिखाया, 25,000 कीमत थी 27,000 दिखाया, जितना मर्जी दिखा लो, लेकिन अकाउंट तो आपको ट्रू एंड फेयर ही प्रेजेंट करने होते हैं। तो इसलिए जब सारी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है तो जो डेबिट में जो झूठ लिखे होते हैं वो क्रेडिट में, हाँ इसको आप लिख सकते हो झूठ रिटर्न। इसकी नरेशन होगी बीइंग झूठ रिटर्न ऑफ, और इसकी भी नरेशन होगी बीइंग झूठ रिटर्न ऑफ। बात समझ आ गई? बस इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं बताना, बल्कि मैं आपको दम लगाने के लिए क्वेश्चन भी नहीं दूंगा। कल मैं पहले क्वेश्चन खुद करवाऊंगा, उसके बाद करेंगे। लेकिन इसमें जो बचा है वो नोट करो, पहले इसमें कुछ भी बचा है तो नोट करो। होमवर्क है फेयर नोटबुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर बताओ भाई कितना कितना? 31 और 43 हो गया सबका? ठीक है कि मेरा ना मैं दुखी रहता हूं, तो मुझे सुखी रहने के कोई वो रास्ता बताओ। बोला पहले तो ऐसा कर, एक्सट्रीम लेवल पे दुखी हो जा, दुख की जब लिमिट खत्म हो जाएगी ना तो उसके बाद सुख आना शुरू हो जाएगा तेरा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले तो ये जो जितनी, अब मैं थोड़ा सा मेरा बता दूं कि जैसे गर्मियों में तो खैर रेस्ट वेस्ट का और का ज़्यादा नहीं होता, जैसे खाने का और मतलब रजाई में बैठे रहने का, ये सर्दियों का जो है ना मज़ा अपना है। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी मम्मी कहती है हाँ भाई आज संडे है, आज सुरेंद्र को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मैं टीवी के सामने बैठ जाता हूँ, म्यूजिक सिस्टम साथ होता है, सारा इधर उधर रख के अपना हिलना नहीं है वहाँ से, सिर्फ सुबह उठ के एक ज़रूरी काम करता हूँ, बाकी कोई चक्कर नहीं है। तो हाँ ठीक है, फिर अपना रिजाई में बैठ गए, फिर मम्मी मैगी लेके आए, मैगी खा ली, फिर टीवी देख लिया, फिर वो मैगी साइड में रख दी, वो हाथ भर गए, ये पूछ लिए, ठीक है। फिर थोड़ी देर में सो गए, गाने चला लिए, सो गए, फिर उठ गए, मम्मी हाँ चिल्ला खाने को मन कर रहा है, अभी लाती हूँ बेटा। फिर माते फिर अपना चिल्ला विल्ला बनाने लग जाती है, फिर चिल्ला खा लेता हूँ। लस्सी पीनी थी थोड़ी, हाँ लस्सी ये मीठी लस्सी पिला दी, फिर सो गए, फिर गाने चला लिए, फिर खड़े हो गए, अरे फिल्म आनी थी, फिल्म देख ली, फिर वो चिल्ला विल्ला पता लगा कि वो यूं किया तो चिल्ला नीचे दब गया बेचारा। बहुत ज़बरदस्त लेवल की रामखरी होती है जब मेरी होती है। लेकिन भाई साहब संडे जीने के बाद जो मंडे को मेरा एनर्जी लेवल होता है वो कमाल का होता है।